नमस्कार युवा साथियों, समर्थ क्लासेस जोधपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम पिछले काफ़ी वीडियो से इंडिया जीके को लेकर, राजस्थान जीके को लेकर कुछ सीरीज चला रहे हैं। ऐसा जनरल जो जीके है, जो सामान्य हर एग्जाम में पूछा जाता है, उसको लेकर हम सीरीज चला रहे हैं। उसमें जैसा आज का टॉपिक आपको दिख रहा है कि जनगणना 2011 को लेकर मैंने कुछ फैक्ट आपके सामने रखे हैं। इन फैक्ट से संबंधित ही हमेशा हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉर्मल इस एक बोर्ड पे इतना सा मैटर लिखा है, इस इतने से मैटर को जब मैं आपको आपके सामने अगर प्रोवाइड करूंगा, जैसे 10-12 मिनट के अंदर अंदर सब समझाने की कोशिश करूंगा, और आपके लिए 10-12 मिनट इतने महत्वपूर्ण हो जाएंगे कि आगे आने वाले किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम, चाहे राजस्थान सरकार से रिलेटेड कोई जॉब्स के लिए हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी एसएससी एग्जाम हो, उसमें 1-2 सवाल तो जनगणना 2011 से पूछे ही जाते हैं। अभी वर्तमान में 10 साल हो गए, जनगणना 10 साल से ऊपर हो गए, लेकिन इस बार की जनगणना के आंकड़े अभी तक जारी नहीं हुए, क्योंकि कोविड आ गया था बीच में। इस वजह से अभी तक कुछ आंकड़े ऐसे जारी हुए नहीं। ये हमारे लिए अच्छा बात है, स्टूडेंट के लिए तो, है ना, क्योंकि ज़्यादा मैटर पढ़ना पड़ेगा। इससे अच्छा अभी तक तो जितने भी सवाल आएंगे वो हमारे जनगणना 2011 से संबंधित आएंगे। तो आइए मेरे साथ इस छोटे से 10-12 मिनट की वीडियो में आपके लिए काफ़ी कुछ लेकर आया हूँ मैं। आप तो इधर ध्यान दीजिए। जनगणना 2011 इंडिया की जनगणना पढ़ेंगे हम। यहाँ पर ऐसा यहाँ लिखा है, हम भारत की जनगणना 2011 के बारे में पढ़ेंगे कि इससे संबंधित कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। 1-2 सवाल हर एग्जाम में आता है, हर युवा को पता है, और ये 10 मिनट आप अगर दोगे तो आपको अच्छी जानकारी मिल जाएगी। सब फैक्चुअल चीज़ें लेकर आए हैं आपके लिए। तो जनगणना 2011 की हम बात करते हैं। ये भारत की अब तक की 15वीं जनगणना है। जो अब तक 2011 की जनगणना हुई है वो भारत की 15वीं जनगणना। अभी तक भारत में 15 जनगणना हुई है। 16वीं जनगणना है जिसके आंकड़े अभी तक जारी होने हैं, कोविड की वजह से जारी नहीं हुए, और अब हो जाएंगे कुछ आगे आने वाले दिनों में। ये स्वतंत्र, जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद की कौन सी घटना है? 15 अगस्त 1947 के बाद कितनी जनगणना अब तक हो चुकी है? तो वो 7वीं जनगणना 2011 अब होगी, तो वो हो जाएगी 8वीं जनगणना। कुछ जनगणना के बारे में 2-3 फैक्ट इधर दे रखे हैं, इधर ध्यान दीजिए। विश्व में सबसे पहले जनगणना कहाँ हुई थी? साल पूछे तो नहीं जाते इतना, लेकिन नॉर्मली रेलवे के एग्जाम, ग्रुप डी के लेवल के एग्जाम में सवाल आ जाते हैं। विश्व में सबसे पहले जनगणना हुई थी स्वीडन में। ध्यान रखना, स्वीडन एक देश है जहाँ पे सबसे पहले जनगणना हुई थी 1749 में। ठीक है, ये पहला फैक्चर हो गया। उसके बाद अगर भारत की बात करें, इंडिया की बात करें कि भाई इंडिया में सबसे पहले जनगणना का श्रेय किसे जाता है, किसने जनगणना करवाई थी? तो लॉर्ड मेयो ने करवाई थी 1872 में सबसे पहले जनगणना। और अगर जैसे नियमित रूप से जनगणना की बात करें, जैसे कि हर 10 साल बाद में जनगणना हो रही है, 2011 से 10 साल पहले, 10 साल बाद, 10 साल पहले, तो ये किसने करवाई थी? नियमित रूप से जनगणना कब शुरू हुई थी? तो 1881 में नियमित रूप से जनगणना भारत में शुरू हो गई थी। ये आंकड़े हम बाद में पढ़ेंगे, कुछ फैक्चुअल है चीजें सारी लिख सकी। मैंने सोचा इतने कम मैटर में भी सब चीजें आ जाए आपके लिए। जनगणना 2011 से संबंधित जितने भी साक्षरता दर हो, जनसंख्या वृद्धि दर हो, घनत्व हो, है ना, लिंगानुपात हो, सब चीजें देने की कोशिश किया। तो सब फैक्चुअल चीजें लिखी हर एक एग्जाम की दृष्टि से। शुरू करते हैं, हम इधर ध्यान देते हैं। 2011 की जनसंख्या कितनी थी? जिस समय जनगणना 2011 हुई थी उसमें भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो यहाँ देखो, जनसंख्या थी 121 करोड़। 121 करोड़ भारत की जनसंख्या थी जनगणना 2011 के अनुसार। भी वर्तमान के आंकड़े जब जारी होंगे ना इंडिया के, तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएगी, क्योंकि हम चाइना को पीछे रखने वाले हैं। हम चाइना को पीछे रख लेंगे इस मामले में, तो और किसी मामले में पीछे रखे ना रखे, लेकिन जनसंख्या वृद्धि में तो हम रख ही देंगे ना। इस काम में इंडिया वाले बहुत माहिर है। तो जिस प्रकार यहाँ पे दे रखा है कि 2011 में जनसंख्या भारत की थी वो 121 करोड़ थी, और विश्व का 17.5% लोग तो इंडिया में रहता है। और अभी जब नए आंकड़े जारी होंगे तो फिर देखना या 27% ना हो जाएगा। चलो इधर ध्यान देते हैं। नगरीय जनसंख्या 31.2%, जो शहरों में रहते हैं लोग, शहरों में इतने लोग ही रहते हैं, बाकी भारत तो पूरा गांव में बसा है। देखो ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना दे रखा, 68.8%। लेकिन जब ये नए आंकड़े जारी होंगे 2011 के बाद 2021 की जनगणना की, उसमें यहाँ पे थोड़ा फर्क आ जाएगा। लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, रोजगार
एक सबसे बड़ा मुद्दा है इंडिया में। तो रोजगार के लिए, क्योंकि अब गांव में वो कृषि पर कितना निर्भर है? तो ग्रामीण जनसंख्या 68.8% और जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य जैसे यहाँ पे दे रखा है कि यूपी सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, उसके बाद महाराष्ट्र सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य और न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यूपी, उसके बाद महाराष्ट्र। यूपी की जनसंख्या 20 करोड़, महाराष्ट्र की 11 करोड़। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य सिक्किम 6 लाख और मिजोरम 10 लाख। ओके, फिर इधर ध्यान दीजिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी कौन सा है? तो वह दिल्ली है, 1.67 करोड़। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप, 64,000 लोग ही रहते हैं लक्षद्वीप। बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि दर की। जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य में सबसे ज्यादा है? देखो इस ऊपर तीर कर रखा है, तो किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा है? जनसंख्या वृद्धि दर से तात्पर्य है कि वह क्षेत्र जहां पर मृत्यु दर और जन्म दर के बीच का जो अंतर है वो कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे लोग ज्यादा जीवित रह रहे हैं, मतलब जन्म दर कहाँ पे ज्यादा है और मृत्यु दर कहाँ पे ज्यादा है। तो मृत्यु दर यहाँ पे मतलब जनसंख्या वृद्धि दर वो कम है, तो यहाँ पे ज्यादा है। तो मेघालय में जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा है, तो जन्म दर मृत्यु दर से भी ज्यादा है। समझ रहे हो उस बात को? तो ये इस चीज को दर्शा रहा है। तो मेघालय में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। ये दोनों राज्य पूर्व में आते हैं, तो थोड़ा देख लीजिए यहाँ पर समझ में आ जाएगा। और जनसंख्या वृद्धि दर अगर सबसे कम बताए तो वह नागालैंड और केरल की है। केरल के पीछे भी कुछ रीजन होंगे, अभी आगे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। और अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दादर एवं नागर हवेली है जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा है, और लक्षद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है। फिर अगर लिटरेसी रेट की बात करें, साक्षरता दर की बात करें, सबसे ज्यादा साक्षर कौन सा राज्य है? तो वो केरल है, 94%। केरल के बाद कौन सा है? मिजोरम है। अभी जैसे हमने यहाँ पढ़ा था मिजोरम को, हमने और कहाँ पढ़ा था? मिजोरम को हमने पढ़ा था यहाँ न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य मिजोरम में 10 लाख, जनसंख्या भी कम है वहाँ पर। लेकिन लिटरेसी रेट की बात जहाँ हमने कर रहे हैं तो केरल 94% और मिजोरम 91.3%। लिटरेसी रेट सबसे कम किस राज्य में? वो बिहार में। इसके पीछे भी कुछ रीजन है, अभी पढ़ेंगे। बिहार में लिटरेसी रेट है जो 61.8%, और उसके बाद अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश 65.4%। फिर इधर आता है यूनियन टेरिटरी की बात करें कि सबसे ज्यादा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है? तो वो लक्षद्वीप है जिसकी लिटरेसी रेट है 91.8%। और सबसे कम कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जिसकी लिटरेसी रेट बहुत ही डाउन है? तो वह दादर एवं नागर हवेली जिसकी है 76.2%। इधर आइए मेरे साथ, इधर हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। जनसंख्या घनत्व होता क्या? जनसंख्या घनत्व होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। एक जो वर्ग किलोमीटर होता है एक ऐसे, उसमें कितने लोग रहते हैं उसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। अगर इंडिया के पूरे की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो आंकड़ा यहाँ दे रखा है, 382 लोग रहते हैं पूरे भारत में प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में। 382 लोग एरिया के हिसाब से होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पर, जहाँ लोग ज्यादा रहते हैं, एरिया कम है, तो वो बिहार। 1106 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में बिहार में। उसके बाद क्या रहते हैं? पश्चिम बंगाल में। ओके, जनसंख्या घनत्व कम कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर में मात्र 17 लोग रहते हैं, और मिजोरम में उसके बाद 52 लोग रहते हैं, ठीक है। अगर बात करें यूनियन टेरिटरी की, केंद्र शासित प्रदेश में, देखो यहाँ पर हालत हो रही है इंडिया की। दिल्ली में 11,320 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। फिर बात करते हैं कि सबसे कम किस यूनियन टेरिटरी में रहते हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बे ऑफ बंगाल की तरफ, यहाँ कौन लोग रहेंगे तो ज्यादा? तो 46 लोग वहां पर रहते हैं। फिर बात करते हैं लिंगानुपात की। लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ पे है, न्यूनतम कहाँ पे? यूनियन टेरिटरी में सर्वाधिक कहाँ पे है, न्यूनतम कहाँ पे? तो लिंगानुपात होता है, लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं वहां पर है? ये वहां पर होता है लिंगानुपात। तो केरल का लिंगानुपात सर्वाधिक है। केरल का लिंगानुपात कितना है? 1084 है। मतलब अगर वहाँ 1000 पुरुष है तो वहां पर महिलाएं ज्यादा है, कितनी? 84 महिला केरल में। केरल, अब देखो यहाँ लिंगानुपात को मैंने बोला था ना मैं कनेक्ट करूंगा। देखो लिंगानुपात को कनेक्ट करने का रीजन ये है क्योंकि लिटरेसी रेट वहां पे ज्यादा है, वहां पर लोग पढ़े लिखे लोग हैं,
कन्या भ्रूण हत्या इतनी ज़्यादा होती नहीं है, जो पहले बहुत ज़्यादा होती थी। अब इंडिया डेवलप हो गया है एजुकेशन के रूप में, तो यहाँ एजुकेशन ज़्यादा हुआ, लिटरेसी रेट ज़्यादा हुई। यहाँ के लोगों को पता चला कि महिलाएं भी कंधे से कंधा मिला के चल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका लिटरेसी रेट की वजह से लिंगानुपात पर डिपेंड पड़ रहा है। तो केरल की जो लिंगानुपात है वो 1084 है, उसके बाद है तमिलनाडु का 996 है ना, तो 996 है जो तमिलनाडु का, उसके बाद इधर ध्यान दीजिए पूरे भारत का लिंगानुपात कितना है। तो पूरे इंडिया का दे रखा है 943 है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखो या कुछ दे रखे हैं यहाँ पे 943 ये भारत का लिंगानुपात है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है 1000 पर, तो 943 महिलाएं भारत में, भारत का लिंगानुपात ये है। और अगर जहाँ राज्यों की बात करें तो केरल का 1084 और तमिलनाडु का 996। फिर यूनियन टेरिटरी की बात करें सर्वाधिक किसका है, तो पुडुचेरी का सर्वाधिक है 1037। लिंगानुपात सबसे कम किस राज्य का है, तो हरियाणा का सबसे कम है 1879 है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर जेके दे रखा है, जम्मू एंड कश्मीर जहाँ का है 889, ठीक है। फिर अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दमन एवं दीव में 618 है, 618 है, बहुत कम है वहाँ पर। देखो यहाँ पर देखने वाली बात है, आपको पता है कि हरियाणा में ऐसा बताया जा रहा है कि युवाओं की शादी में मुश्किलें हो रही है, वहाँ पर लड़कियाँ मिल नहीं पाती। तो ये उसका रीज़न यही है ना, क्योंकि वहाँ पर लिंगानुपात भी कम है। गर्भ में ही पता लगा देते हैं लड़की है या लड़का है, और उसका फिर ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ, इससे यही तो रीज़न है, और तो क्या रीज़न हो सकता है ना। और लिटरेसी रेट का भी कुछ, वहाँ पे पढ़े भी ज़्यादा लोग इतने एजुकेटेड। वैसे हरियाणा से तो बड़े भारत के लिए गोल्ड मेडल तो कोई लेकर आ रहा है, तो यहीं से लेकर आ रहे हैं लड़कियाँ और लड़के ना। हरियाणा के लोग ही सबसे ज़्यादा मेडल लेकर आ रहे हैं ओलंपिक में। बट यहाँ पे यार पता नहीं, ये एक बड़ा रीज़न है कि यहाँ पर लिंगानुपात कम है। एजुकेशन का भी हो सकता है थोड़ा मैटर, तो इस वजह से वहाँ पर लिंगानुपात कम है। तो ये चिंता का विषय है। और अभी जैसे इसमें सुधार आ रहा है, जैसे जैसे लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, तो लिंगानुपात में हर जगह अच्छा रेट आ रहा है। फिर यहाँ पे जैसे देखो साक्षरता दर जो हमने पढ़ी थी, साक्षरता दर हमने पढ़ी थी कि सर्वाधिक लिटरेसी रेट, ये साक्षरता दर होती क्या है, थोड़ा इसमें कभी सवाल पूछ लेते हैं एसएससी वगैरह में, रेलवे वगैरह में ऐसे नॉर्मली सवाल आ जाते हैं कि साक्षरता दर कैसे ज्ञात करते हैं। तो साक्षरों की संख्या बटा 7 वर्ष, ये इंपॉर्टेंट होता है। साक्षरों की संख्या तो आपको बता देगा कि साक्षरों की संख्या बटा 7 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या वालों को इसमें शामिल करते हैं और गुणा 100 करते हैं, तो वो आ जाता है। देखो यहाँ पर ये दे रखा है कि 2001 से 2011 के बीच में जो हमारा लिटरेसी रेट में डिफरेंस आया है वो लगभग 9% का समथिंग है, तो 64.8% टू 73% हो गया था। और क्या आगे दे रखे हैं, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखो राजस्थान की लिटरेसी रेट यहाँ पे दे रखी है। जैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो कुछ राजस्थान के युवाओं के लिए देखो दे रखा है कुछ मेल की लिटरेसी रेट है 79.2% मेल की, और फीमेल की 52.1% 52.1% है ना। इनका जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस इनके बीच का वो है 27.1%। ये डिफरेंस, ये सोचने की चिंता है, डिफरेंस है ये, और इसमें सुधार आ रहा है ना। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस छोटे से वीडियो में आपको ये जो मैंने जानकारी भारतीय जनगणना से संबंधित आपको प्रोवाइड कराई है, आपको अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।